हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। पदार्थों का वर्गीकरण आपने किया था। आपने कहा था पदार्थ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, पर वो कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात करेंगे। अभी तक हम बहुत देर से कहते आए हैं, जब से ये चैप्टर शुरू हुआ एक ही बात हम रट रहे हैं, लाइक चार्जेस आर रेपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन क्यों? अब हम बात करेंगे लेकिन क्यों। अगर आखिर 2 पॉइंट चार्जेस हों ए और बी, जैसे 2 पॉइंट चार्जेस हों ए और बी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? आखिर इनके बीच ऐसा है क्या? तो हम आपको लेके चलेंगे आज की बहुत साल पहले। कब? 1785 में। कब लेके चलेंगे? 1785 में लेके चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इतना लंबा चलना है तो थोड़ा थक जाएंगे, इसलिए तैयारी करके चलते हैं। 1785 में जाने से पहले हमको एक बार थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ेगा। थोड़ा सा फोर्स डालो अपने दिमाग पे, सोचो कि आखिर लाइक चार्जेस, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्जेस दोनों हों, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन के लिए किन किन चीज़ों की नीड हो सकती है, ये प्रॉपर्टी इनके अंदर आती कैसे है, और ये क्यों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात आती है, अगर ये गलत बोल दिया मैंने ना, ये रेपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर वहीं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं? आखिर इनके पास ऐसा कौन सा डिफरेंस है? अच्छा, क्या अट्रैक्शन और रेपेल्शन दोनों के लिए कोई एक ही प्रॉपर्टी होगा जो काम करेगा? भाई ये भी तो सोचने वाली बात है कि क्या कोई एक ही चीज है जो अट्रैक्शन को भी फॉलो करेगा और रेपेल्शन को भी। इसको ब्रीफली समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जे कैरियर फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपना खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल क्या करना पड़ेगा? लोगों तक शेयर भी करना पड़ेगा। वो सारे लोगों को शेयर करना होगा जिनको लगता है फिजिक्स बहुत टफ है, मजा नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, और बड़े बड़े लेक्चर्स देख करके परेशान हो जाते हैं, क्लासरूम में बैठ नहीं पाते हैं, 40 मिनट समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए ये है। जो लोग समझ गए हैं उनके रिवीजन के लिए है ये। तो मिलते हैं आपसे, जल्दी बोलो कहाँ? टॉपिक पर। जी हाँ, आपको बता दूं, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक, समान यानी सजातीय हो या विजातीय हो, इन दोनों के लिए एक ही बल काम करता है, जिसे कहते हैं आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। एक ही बल होता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अब इस आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा? कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलाम का नियम। और चलते हैं 1785 में, फ्रांसीसी वैज्ञानिक की बात करते हैं। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलाम, जिन्होंने 1785 में ही ये डिस्कवर कर दिया था कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हों, पॉइंट चार्जेस, हम जब इसको ऐसा बनाते हैं तो ये मत सोचो कि ये बहुत बड़ा है, ना 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 ना, मैं बात हमेशा करता हूं किसकी? पॉइंट चार्ज की, बिंदु आवेश की बात करता हूं। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि चार्ज ना, पॉइंट चार्ज में ही इतना दम है कि बहुत बड़ी चार्ज, बहुत बड़े आवेश की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो। यानी कि जब मैं ऐसा बनाऊं तो समझ लो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जूम करूंगा। अगर मैं पॉइंट बना दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको जूम करके बनाता हूं। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हों और उन दोनों पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे के नियरेस्ट रखें, तो एक निश्चित फील्ड होता है। क्या होता है? एक निश्चित फील्ड होता है जिसमें यह काम करता है। इनके बीच के डिस्टेंस पर यह काम करता है और इनके चार्जेस पर काम करता है, इनके क्वांटिटी पर काम करता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर। क्या मैं इस चीज को क्लियरिटी दे पा रहा हूं? मैंने क्या कहा कि जो पॉइंट चार्जेस होते हैं वो 3 प्रॉपर्टी पर काम करते हैं। कौन कौन से? पहला तो उसका फील्ड कैसा है। ऐसा नहीं है कि एक फील्ड यहां रख दो, एक पॉइंट चार्ज यहां रख दो, एक रख दो 35 किलोमीटर दूर, उसके बाद क्या निकालो? अट्रैक्शन या रेपल्सन फोर्स निकालो। निकलेगा क्या? फिर तो बीरबल की खिचड़ी ही अच्छी थी। वो कम से कम बनने की आशा की जा सकती थी कि कभी टेम्परेचर उस रूम का बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, इतना हीट चलेगा, इतना चढ़ाया जाएगा, इतना जलाया जाएगा कि ऑटोमेटिक वो उबल जाएगा। या तो ऐसा कोई कंडीशन हो, सोच भी सकते थे, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो एक निश्चित दायरा होना चाहिए। डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है इस पर भी डिपेंड करेगा, और वो चार्जेस की क्वांटिटी क्या है।
किस क्वांटिटी में चार्जेस हैं। क्लियरिटी आ रही है? इन चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। कूलाम ने इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं तीनों रिलेशंस को देख करके इन्होंने एक रिलेशन दिया। इन्होंने कहा 2 पॉइंट चार्जेस अगर हैं, ध्यान से देखना, 2 पॉइंट चार्जेस अगर हैं ए और बी, तो इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा और इनके बीच लगने वाले और इनके पर्टिकुलर चार्जेस पर डिपेंड करेगा। मान लेता हूं मैं इनका चार्ज क्या है Q1 और इनका चार्ज मैं मान लेता हूं Q2। क्या क्लियरिटी दिख रही है आपको? और इनके बीच की जो डिस्टेंस मैं मान लेता हूं क्या है, स्मॉल r। जो इन्होंने नियम बताया, एक नियम का प्रतिपादन किया था कब? 1785 में। बार बार इसको बोल रहा हूं, इसका मतलब इसको समझना है। कौन किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? जल्दी बताओ। कूलाम। क्या नाम था? कूलाम। इन्होंने एक रूल डिस्कवर किया। इन्होंने कहा 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनका एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। और वो संबंध क्या है? इन्होंने कहा दोनों पॉइंट चार्जेस, ये जो फोर्स होगा, इनके बीच में जो बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। अब ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का डिटर्मिनेशन हम तब कर पाएंगे जब ये पता चलेगा Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है या निगेटिव है। मतलब ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव। जब ये क्लियर होगा तब हम बताएंगे अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन। पर फोर्स काम करेगा दोनों एक ही। F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। उनके दोनों चार्जों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1 है। इन्होंने एक और रूल दिया। इन्होंने कहा कि जो F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के यानी वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखो आप। क्या है? यही फोर्स इसके चार्ज के और इसके चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन वहीं इनकी बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, चलते हैं क्लास 9th में। क्या करते हैं? ग्रेविटी का एक फार्मूला, फोर्स निकाला था, F इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर, निकाला था ना। वहां भी आपने यही पढ़ा होगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2, F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर, यही पढ़ा था। और जब इन दोनों को आपने कंबाइन किया था तो आपने कहा था F इक्वल टू कैपिटल G आएगा m1 m2 की बात की जा रही है अपान r स्क्वायर। और जहां आपने कह दिया था कि ये G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद आया आपको? ध्यान रहे, ये अर्थ पर आप कर रहे थे, पृथ्वी पर आप कर रहे थे। किस पर कर रहे थे? पृथ्वी पर ये प्रैक्टिकल चल रहा था, इसीलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल चल रहा है ये कहां चल रहा है? या तो वायु में किया जा रहा है या फिर किसमें? निर्वात में, यानी वैक्यूम में, जहां हवा भी नहीं है। क्या ये जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सिर्फ वायु के लिए एप्लीकेबल है या किसके लिए? निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। ये पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल के साथ में अवेलेबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कांच ले लेंगे, अवेलेबल नहीं होगा। कोई और फार्मूला निकलेगा, थोड़ा सा वेट करो, मैं बताऊंगा। अगर आपने कागज ले लिया, उस पर यह एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने कोई भी चीज ले लिया, जो आपका मन करे, सॉरी बच्चों, या कोई भी चीज आप ले लेंगे उस पर यह काम नहीं करेगा। कोई भी चीज जो आपका मन करे वो ले लो, मोम ले लो आप, इस पर भी ये काम, मेरे कहने का मतलब है ये किसी मटेरियल पर काम नहीं करेगा। ये काम करेगा तो सिर्फ वैक्यूम एंड एयर, ठीक है ना? वैक्यूम में काम करेगा और एयर में, बाकी और किसी में काम नहीं करेगा। फिर से बता दूं, 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने एक रूल बताया था, एक नियम बताया था, जिसे आप कूलाम का नियम कहते हैं और जिसे आप पढ़ रहे हैं आज की डेट में। इसका चार्ज हमने Q2 कहा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर इंटू 1 बाई r स्क्वायर लिखते भाई, अपान r स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो तो F इक्वल टू मिलेगा K, कैपिटल K है, सॉरी स्मॉल K है, K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इस K को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक।
क्रमानुपाती नियतांक। इसको ऐसे ही जिस स्टेप में मैं बता रहा हूं उसी स्टेप में आप इसको याद करते हुए चले जाओ। क्लियरिटी आई? ध्यान दीजिएगा, इस k का जो मान होता है वो k इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है? इसकी वैल्यू याद करो, k इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थोड़ा सा और बोल दूं, थोड़ा सा और बोलूं, ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश जो है इसको ये होता है। अगर हम बात करें इसके की वैल्यू तो इसको हम ध्यान रहे इसका हम मान निकाल सकते हैं, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इस समीकरण को आप लिखने वाले हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। थोड़ा सा और बोलूं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो? एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है ना? जो भी आप पढ़ो, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट पढ़ो। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। इसको याद करते जाओ आप, मतलब वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता कहते हैं। एक एक स्टेप बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब इसको याद ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बोला मैंने? कि इसको याद ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही याद करते जाओ। अभी बताता हूं ये परमिटिविटी होती किसकी है। ध्यान रहे, ये भी वैक्यूम की होती है, निर्वात की होती है। वैक्यूम की स्पेलिंग हो सकता है आप मिस कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो याद कर लो इसको, क्योंकि बहुत बार इसको गलत करते हैं बच्चे। VACWM वैक्यूम, निर्वात। ये निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। क्लियरिटी आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा मैं और बोलते हुए आगे चला जाता हूं। चलो, ये ध्यान रहे, जो अब अगर k की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है तो इसकी भी वैल्यू तो आप ये लिख सकते हो ना। देखो इधर लिख रहा हूं भाई, k इक्वल टू ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर आपसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछा जाए तब भी आप यही कहोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ध्यान रहे, इसका यूनिट भी बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब याद करना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे आएगा? थोड़ा सा वेट करो, समझा देता हूं। चलो अच्छा समझा देता हूं। यही फोर्स की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन। इस दूरी है r है, r का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और k को यहां रोकोगे, कूलाम जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। बार बार यूनिट बोलने का मतलब आपको अभी इस वक्त याद भी करते चलना है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको प्रूफ करके भी दिखाया जाएगा। थोड़ा और बोल दूं, थोड़ा सा और बोल दूं, जल्दी बोलो। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं? दिख रहा है बच्चों? 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12। क्या बोला मैंने? 8.85 इंटू 10 टू द माइनस 12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब ध्यान से देखना, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो इसका मतलब इसको यहां लेके चले जाओ, यानी एप्सिलॉन नॉट यहां आएगा तो एफ यहां आ जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में? इसको लिखोगे, इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या क्लियरिटी आ रही है? और ये है किसकी वैल्यू? एप्सिलॉन नॉट की। किसकी वैल्यू है ये? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आपने बताया। मैं देख लूँ एक बार कि क्या आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ, एकदम परफेक्ट है ना। थोड़ा सा कैमरा और सेट कर दूं, एकदम परफेक्ट दिखने लगा, राइट? ठीक है। देखो, देखने आने का फायदा हो गया ना। चलो अभी ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इनके जो भी चार्जेस होंगे उनके प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के, बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो
कैसे पढ़ेंगे? कूलाम के नियम को अगर पढ़ें, इस नियम के अनुसार क्या बताएंगे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा? कि जो आकर्षण वैद्युत वाहक बल, जो वैद्युत बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? तो इसको डिफिनेशन ऐसे होगा, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, के आएगा। इसको के को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बार बार बोल रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और वहीं ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, वहीं जल्दी बोलो, जब आप इसको 1/4πε0 के फॉर्म में लिखते हैं तो ε0 परमिटिविटी हो जाती है, यानी कि वैद्युतशीलता हो जाती है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। फिर से 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद करो, इसका क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियरिटी आ रही है? अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने अभी कहा था ना कि अगर मान लीजिए कोई मीडियम हो, कोई मीडियम में रखा हो, तब क्या होगा? क्या तब भी इसका कोई फार्मूला निकलेगा या कोई चीज होगा? जी हाँ, मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा है। इसके इन दोनों आवेशों के बीच अभी तक क्या था? या तो हवा था और या फिर क्या था? निर्वात था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी मैंने कहा कि चलो हम यहाँ कोई भी चीज ले लेते हैं, कोई भी चलो मोम ले लेते हैं। इस दोनों आवेशों के बीच में मोम रखा है, कांच रखा है, कागज रखा है, कोई चीज रख लो, कोई मोम रखा है। ध्यान रहे, ये डिपेंड अब करेगा उनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक, अब जो भी सामान यहां रखा होगा, जो भी इसके बीच में होगा, वो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक होगा। क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक होगा। मतलब जल्दी बोलो, परावैद्युत होगा। और अगर परावैद्युत है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत है, तो उसका कोई कांस्टेंट होगा जिसे कैपिटल के कहेंगे। अभी आपने देखा था, यहां हमने स्मॉल के कहा था। क्या कहा था? यहां हमने कहा था कि जो के की वैल्यू होती है 1/4πε0, वो क्या है? स्मॉल के है। लेकिन यहां हमने क्या कह दिया? उनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है उस या रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको डाइलेक्ट्रिक बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हो। रिलेटिव इसलिए आप रिलेटिव परमिटिविटी। देखो एक बात बताऊं बच्चों, अब ये छोटी छोटी चीजें, जैसे आप रिलेटिव परमिटिविटी पूछो, है ना, जैसे अभी आप हमसे पूछो कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, तब दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। अब रिलेटिविटी आपको पढ़ाएं, रिलेटिविटी तो पढ़ाएंगे ही। रिलेटिव पढ़ने के लिए क्लास 9th में जाना पड़ेगा, और एक बार क्लास 9th के लेक्चर को देख लेना चाहिए। आपने जब पढ़ा था तो याद करो, 9th में कोई चैप्टर ऐसा था कि जहां आपने आपेक्षिक पढ़ा था, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स समझ में आया, और रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा था आपने। वहां चले जाओ, आपेक्षिक पढ़ के चले आओ। फिर देखो, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा। ये निर्वात या उससे क्या होता है, के का जो मान होता है वो एक नहीं होता, कुछ और होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। सबके लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। जब भी निर्वात की या इसकी बात करोगे तो इसका मान हमेशा एक से कम होता है, लेकिन आप कोई कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक ले लोगे तो इसका मान सदैव एक से अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। और जब ये अधिक होगा तब क्या होगा? इसको हम एक 1/k टाइम्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कि ये 1/, अब ये कैपिटल के लिखा है, 1/k टाइम्स होगा, यानी कि F = अब आप लिखने वाले हो क्या? 1/4πε0 इंटू कैपिटल के Q1 Q2/r²। ये किसी निर्वात नहीं, किसी और माध्यम के लिए होगा। ये फार्मूला किसके लिए होगा? किसी माध्यम के लिए, या फिर यहीं के लिख दो आप, समझे? ये किसी माध्यम के लिए फार्मूला होगा। ये किसी माध्यम के लिए, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई एक मीडियम है, कोई ना कोई एक मीडियम है। अभी तक क्या था? निर्वात था या वायु था। वायु कोई मीडियम नहीं माना जाता है नॉर्मली और प्रैक्टिकल के लिए। और ये
जबकि है मीडियम, ऐसा नहीं है। जब साउंड पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, पर इसको ना के बराबर माना जाता है। इसकी जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, 1 से कम होती है। क्या होती है, 1 से कम। लेकिन वहीं अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो उसकी 1 से अधिक हो जाएगी। तो चैलेंजेस आएंगे, यहां से यहां तक जाने के लिए फोर्स लगाने पड़ेंगे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स यूज करने पड़ेंगे। इसलिए इसके लिए फार्मूला 1/f = क्या होगा, 1/4πε0k। और क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। ध्यान रहे इस कैपिटल के है, ये क्या है, ये परमिटिविटी है किसका, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है ये एक रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियरिटी आ रही है, जल्दी बोलो। अब कूलाम की नियम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जानने समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा।